औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। सेकंड ईयर फिजिक्स की जनाब क्लास है और एक और नई वीडियो के साथ हाजिर है। चैप्टर नंबर 15 की जनाब अली ये वीडियो है और इसमें हम इलेक्ट्रिकल मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 15 में बेसिकली हमारे पास दो टॉपिक है, एक का नाम व्हीटस्टोन ब्रिज है और दूसरा आपका गैल्वानोमीटर है। व्हीटस्टोन ब्रिज की वीडियो हम पिछली क्लास में शेयर कर चुके थे, डिस्कस हमने किया था और आज जनाब हम जो है वो इस सिलसिले की दूसरी वीडियो गैल्वानोमीटर के हवाले से डिस्कस करेंगे, जिसमें गैल्वानोमीटर की स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल, वर्किंग वगैरह के हवाले से बातें डिस्कस की जाएंगी। इससे पहले कि हम बाकायदा टॉपिक का आगाज़ करें, जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा से ये कोशिश होती है कि टॉपिक के दरमियान जो टर्म इस्तेमाल होती हैं उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, ताकि टॉपिक के दरमियान में कोई चीज़ आए तो वहाँ आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लेते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे आएंगे जो आपने डेफिनेटली पहले पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देते हैं ताकि टॉपिक के दरमियान में आपको प्रॉब्लम ना हो। First of all, we will discuss about the charge particle. A particle is said to have charge if it can attract or repel another charge particle. पूरा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की अगर हम बात करते हैं तो तमाम के तमाम चार्ज पार्टिकल पर डिपेंड करता है, चार्ज पार्टिकल पर बेस करता है। और ये लाजिम है कि आपको चार्ज पार्टिकल के बारे में पता हो बिफोर वी स्टार्ट एनी ऑफ द टॉपिक रिलेटिंग टू the electricity or magnetism. So a charged particle is one which can attract or repel another charged particle, or we can also say that a charged particle contains different number of electron and proton. बेसिक फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है, जिसकी वजह से वो न्यूट्रल होते हैं। जब कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस कर लेता है तो उसमें तादाद बराबर नहीं रह पाती है, इसके बायस ऐसी सूरत में उसे चार्ज पार्टिकल कहा जाता है। Then we have electrostatic, the branch of physics that deals with stationary charges. वो फिजिक्स की ब्रांच जिसमें हम स्टेशनरी चार्जेस के बारे में, ऐसे चार्जेस के बारे में पढ़े जो रेस्ट में है, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है। और द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड, द स्पेस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल वेयर इट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। या ऐसे किसी चार्ज पार्टिकल के अराउंड वो स्पेस जहाँ पर उसका इन्फ्लुएंस महसूस किया जा सकता हो, जहाँ उसका असर महसूस किया जा सकता हो, उस हिस्से को, उस रीजन को, उस स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह एक जैसी नहीं होती, कहीं पर इसकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पर इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और कहीं पर इसकी स्ट्रेंथ कम होती है। अमूमी तौर पे चार्ज पार्टिकल के करीब फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जबकि चार्ज पार्टिकल के दूर जाने पर फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रेंथ को डिटरमाइन किया जाता है क्वांटिटी से, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में इंशाल्लाह बहुत डिटेल से तफसील से चैप्टर नंबर 12 की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको जनाब हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वी कम टू द मैग्नेटिज्म। व्हाट इज मैग्नेटिज्म? मैग्नेटिज्म बेसिकली जब हम मैग्नेट की बात करते हैं, मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, तो हमारे जहन में फौरी तौर पर मैग्नेट का ख्याल आता है और मैग्नेट के बारे में उसके अराउंड जो फील्ड पैदा होती है जिसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, उसके बारे में पढ़ा जाए तो उसको मैग्नेटिज्म कहते हैं। बट द बेसिक डेफिनेशन अबाउट मैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ द चार्ज पार्टिकल. Magnetism is the force exerted by magnets when they attract or repel each other. One of the definition about magnetism is that. And we have another definition. Magnetism is caused by the motion of the electric charges, or the branch of physics that deals with the moving charges. That deals with the moving charges is called magnetism. All the magnet contains moving charges. तमाम मैग्नेट के अंदर मूविंग चार्जेस हमारे पास होते हैं। इंशाल्लाह किसी वीडियो में जब हम ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म के हवाले से डिस्कस करेंगे, मे बी चैप्टर नंबर 14,
तो वहाँ आपको बहुत तफसील के साथ ये बात बताई जाएगी कि मैग्नेटिज्म क्रिएट होने की रीज़न क्या होती है। आसान जुबान में मूविंग चार्जेस अराउंड जो फील्ड होती है उसको मैग्नेटिज्म कहा जाता है। मैग्नेट जो हमारे होते हैं दे कंटेन मूविंग चार्जेस। मैग्नेट के अंदर मूविंग चार्जेस पाए जाते हैं विच आर प्रोड्यूसिंग फील्ड इन सेम डायरेक्शन एंड हेंस अ मैग्नेटिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड अराउंड द मैग्नेट। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेट होंगे तो कहीं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, कहीं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के जरिए इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइकवाइज द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। The strength of magnetic field is called magnetic field of induction and it is represented by B. इसको जनाब B के जरिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल B is the strength of the magnetic field which is termed as the magnetic field of induction. जिस टर्म बी, ये जो टर्म बी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस टर्म बी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इन ऑल द मैग्नेटिक डेरिवेशन, इन ऑल द मैग्नेटिक फिनोमेना द टर्म बी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिलेशन डिस्कस करेंगे, उन तमाम के अंदर भी हमारा लाजमी मौजूद होगा। नाउ वी हैव अनदर टॉपिक। इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल से चैप्टर नंबर 14 में डिस्कस किया जाएगा, मगर क्योंकि यहाँ हमें जस्ट इसकी ज़रूरत है और ये सारी कहानी आपको सुनाई भी इसीलिए है कि टॉर्क ऑन द रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें टॉर्क पैदा होता है। टॉर्क पैदा होने के मतलब ये है कि कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है। द कॉइल रोटेट्स इन मैग्नेटिक फील्ड। जो कॉइल होगा मेरे बेटा वह आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगा। कॉइल है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, करंट पास करेंगे तो कॉइल के अंदर रोटेशन पैदा होगी। यही फिनोमेना तमाम मोटर्स में इस्तेमाल होता है। पंखा चल रहा हो आपका या पानी की मोटर चल रही हो, जहाँ कहीं भी मोटर लगी होती है उसमें बेसिकली यही फिनोमेना इस्तेमाल होता है। ये ज़रा गौर से आप देखेंगे, डायग्राम आपके सामने नज़र आ रही होगी। तो उस डायग्राम को और मैग्नीफाई कर लेते हैं। ये मेरे बेटा अगर मैग्नेट है तो मैग्नेट में आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, इसकी स्ट्रेंथ होती है जिसको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन कहते हैं। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, साउथ पोल की जानिब जाती है। अगर आप गौर से देखें ब्राउन कलर से आपको एक रेक्टेंगुलर कॉइल नज़र आ रहा है। जब हम करंट पास करेंगे तो इस कॉइल के अंदर टॉर्क पैदा होगा। इसकी साइड्स पर फोर्सेस अमल करती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है, मगर टॉर्क सेम डायरेक्शन में पैदा करती है, जिनको मोमेंट ऑफ कपल भी कहते हैं। टॉर्क जनाब इसमें प्रोड्यूस हो जाता है और इस टॉर्क का फार्मूला होता है NBIA cos alpha. The formula for the torque produced in a rectangular coil when placed in the magnetic field is NBIA cos alpha. यहाँ पे टर्म इस्तेमाल हो रही है। बेसिकली ये टॉपिक हम डिस्कस बता रहे हैं आपको इस चैप्टर का है नहीं, मगर चूंकि ये फार्मूला आपको इस चैप्टर में इस्तेमाल होगा, यही वजह है कि पहले हम आपको फार्मूले की इंट्रोडक्शन दे दें। अगर आपको ये फार्मूला याद रहेगा तो गैल्वानोमीटर की प्रिंसिपल स्ट्रक्चर वर्किंग में कुछ भी नहीं बचता। इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपके पास ये फिनोमेना है कि अगर रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, एक रेक्टेंगुलर कॉइल होगा, करंट पास करेंगे तो उसमें आपके पास टॉर्क पैदा होगा जो NBIA cos अल्फा के बराबर होगा। N से मुराद यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल है। जो कॉइल हम बनाते हैं किसी नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर वायर्स को वाइंड किया जाता है, जो नंबर ऑफ टर्न्स वाइंड की जाती हैं उनको जनाब N से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स को जनाब N से रिप्रेजेंट करते हैं। I हमारे पास करंट होता है जो हम कॉइल के अंदर पास करते हैं। कॉइल में जो करंट पास हो रहा होता है इस करंट को I कहा जाता है। B हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन है। जो मैग्नेटिक फील्ड हमने पैदा की है उसकी जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, उसको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन कहा जाता है। इस मुराद कॉइल का एरिया है, इस मुराद कॉइल का एरिया है, एरिया ऑफ द कॉइल है। और मेरे बेटा अल्फा जो हमारे पास एंगल है बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल। जो कॉइल हमने रखा है ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है। अगर आप दोबारा तवज्जो से गौर से डायग्राम को देखेंगे तो ब्राउन कलर से नजर आ रहा है ये प्लेन ऑफ कॉइल है, और ये ग्रीन कलर की लाइंस है दे आर रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो एंगल को अल्फा कहा जाता है। इन द बिगिनिंग ये दोनों सेम अलाइन होते हैं। प्लेन और
ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन, जिसकी वजह से एंगल 0 डिग्री होता है। जब ये कॉइल रोटेट करता है तो प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाता है। इस एंगल को कहा जाता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल अल्फा। इस एंगल को एंगल अल्फा कहा जाता है। नाउ देन, ये फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए। पूरी कहानी आपको हमने सुनाई है, अगर आप गौर से देखें मेरे बेटा, समझे, तो तमाम बातें जो आपको बताई गई है यहाँ पर मेरे बेटा, इस फार्मूले की बताई है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रेक्टेंगुलर कॉइल को रखा जाएगा, करंट पास किया जाएगा, तो उसमें टॉर्क पैदा हो जाएगा जो एन बी आई ए कॉस एल्फा के बराबर होता है। टर्म्स पता होनी चाहिए। एन नंबर ऑफ टर्म्स है, आई करंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन है जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे कहलाती है, ए कॉइल का एरिया है और अल्फा हमारे पास एंगल बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड है। ये टर्म्स पता रहेंगी। इनफैक्ट जो ऊपर की बातें बताई हैं ये तो पुरानी बातें हैं, अगर आप गौर से देखें तो जितनी बातें मैंने डिस्कस की हैं सब पुरानी बातें, कोई नई बात इसके अंदर नहीं है। ये आप बहुत पढ़ चुके हैं, टॉपिक से रिलेटेड भी नहीं है। यहाँ आपको बताना जो मकसद था मेरे बेटा, वो क्या बताना मकसद था, आपको बताना मकसद था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, और कॉइल में जो टॉर्क पैदा होता है वो कॉइल में पैदा होने वाला टॉर्क किसके बराबर होता है। मैग्नेटिज्म से मुराद मूविंग चार्जेस के बारे में स्टडी है। ये छोटी छोटी बातें आपके जहन में रहेंगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम इसके अंदर इंशाल्लाह आपको नहीं होगा। नाउ वी विल मूव टू द मेन टॉपिक, जिसके लिए हमने पूरी आपकी जनाब स्टोरी बनाई है, जो पूरा जो हमारा स्टेज सेट किया है। द टॉपिक इज द मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। सवाल इस तरीके से मेरे बेटा आप कह सकते हैं कि डिस्क्राइब द प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर and show that the deflection produced is directly proportional to theta. The question we have for this टॉपिक, सवाल फिर तवज्जो से गौर से सुन ले, लिखा नहीं है, जगह शॉर्ट थी, सवाल सुन ले। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर and show that the deflection I is directly the current I and show that the current I is directly proportional to deflection theta। ये हमने वेरीफाई करना है, ये जनाब हमने प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिफाइन गैल्वानोमीटर। व्हाट इज गैल्वानोमीटर? गैल्वानोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती है जो मेजरमेंट के लिए हमारे पास काम होती है। करंट की मेजरमेंट के लिए, मेजरमेंट तो नहीं कहते, करंट की डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसकी मदद से दीगर कई डिवाइस बनाई जा सकती है। गैल्वानोमीटर इज अ सेंसिटिव। सेंसिटिव के मतलब होता है बहुत ही नाजुक हो। सेंसिटिव के मतलब होता है कि ये बहुत ही कम से कम वैल्यू को डिटरमाइन कर सकती है। गैल्वानोमीटर इज अ सेंसिटिव इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन एंड कंपैरिजन ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पर मेरे बेटा हमने लफ्ज इस्तेमाल किया है, कौन सा? इलेक्ट्रोमैकेनिकल का लफ्ज इस्तेमाल किया है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वर्क में, तो मेरे बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वर्क में, वर्क से मुराद मैकेनिकल एनर्जी होती है, कन्वर्ट कर दे। ऐसी डिवाइसेस को इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस कहा जाता है। और ये किस काम आती है? इट इज यूज फॉर द डिटेक्शन और कंपेरिजन। दो चीजें समझ ले, या तो करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ ये बात वाजे रहे, मेजर नहीं कर सकते, कैन नॉट मेजर। वी कैन जस्ट डिटेक्ट और कंपेयर द करंट। दो करंट होंगे तो कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा करंट ज़्यादा है, कौन सा करंट कम है, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। और डिटेक्ट का मतलब क्या होता है कि सर्किट में करंट मौजूद है या मौजूद नहीं है, इसकी मौजूदगी का पता चलाया जा सकता है। इसके ज़रिए, गैल्वानोमीटर के ज़रिए पता चला सकते हैं। नाउ वी कम टू दी वर्किंग प्रिंसिपल। इसका जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, तवज्जो देके देखिएगा। गैल्वानोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। गैल्वानोमीटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, करंट हमारे पास जो आ रहा होता है उसको मैकेनिकल एनर्जी में यानी वर्क में कन्वर्ट कर देता है। इसमें कर देता है, वर्क में जनाब कन्वर्ट कर देता है। तवज्जो देखिए, गौर से समझ ले। जो बेसिक बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसके अंदर मेरे बेटा?
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे? इसके लिए जो लॉजिक इस्तेमाल की जाती है कि जब किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और करंट पास किया जाता है तो उसमें टॉर्क पैदा होता है। जो टॉर्क होता है, कॉइल रोटेट करेगा, रोटेट करेगा, इसका मतलब क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। वर्क होने के मतलब है कि मैकेनिकल एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट किया जा रहा है, इसके पीछे हम लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं लॉजिक इस्तेमाल? कि जब रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए और उसमें से करंट पास किया जाए तो कॉइल हमारा रोटेट करेगा। जब कॉइल रोटेट करेगा उस पर टॉर्क पैदा होगा। जब टॉर्क पैदा होगा तो वो बेसिकली आपका वर्क है, मैकेनिकल एनर्जी है। एसेंशियल पार्ट्स ऑफ गैल्वानोमीटर। अब आता है गैल्वानोमीटर की स्ट्रक्चर और गैल्वानोमीटर के अंदर कौन कौन से हिस्से हमारे पास होते हैं। जैसा कि पीछे मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बताया कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा और करंट को पास करेंगे। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इसका मतलब है कि एक तो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करने के लिए मैग्नेट होना चाहिए। कंपोनेंट्स का आपको उस वक्त पता चल जाएगा जब आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होगा, ये बात पता होगी कि हम करने क्या जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड में रेक्टेंगुलर कॉइल को रख रहे हैं, करंट पास कर रहे हैं, कॉइल रोटेट हो रहा है। इसका मतलब दो चीज़ें तो आपके सामने है। एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए मैग्नेट होना चाहिए, दूसरा रेक्टेंगुलर कॉइल होना चाहिए। करंट को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई अरेंजमेंट होना चाहिए, निडल लगी होती है, इसके ज़रिए हम करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। एक दो चीज़ें और भी होती है, ज़रा गौर से देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास एक होता है परमानेंट मैग्नेट। द फर्स्ट पार्ट वी हैव इज अ मैग्नेट। इट इज अ यू शेप्ड मैग्नेट। कैसा होता है मेरे बेटा? यू शेप का मैग्नेट होता है। हुज पोल्स आर मेड कॉनकेव। इसके जो पोल्स होते हैं उसको मेरे बेटा कॉनकेव बना दिया जाता है। क्या करते हैं? पोल्स को, जो पोल्स हमारे होते हैं उन पोल्स को हम कॉनकेव बना देते हैं। इसकी, ठीक है जनाब, ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियल हो जाए और जनाब क्या हो, स्ट्रांग हो जाए और एक पॉइंट पर उसको फोकस किया जा सकता है। यहाँ अगर हम गौर से देखेंगे आपके सामने एक डायग्राम गैल्वानोमीटर की नज़र आ रही है। बारी बारी चीज़ों को हम बयान करने की कोशिश करेंगे। जो आप ये ब्लू कलर से और जो आप रेड कलर से नज़र आ रहे हैं ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल हमारे पास है। पहला पार्ट हमारे पास होता है, और से देख ले मेरे बेटा, ये जो ब्लू से आपको पोर्शन नज़र आ रहा है और जो रेड से पोर्शन नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या है? नॉर्थ और साउथ पोल है। और मेरे बेटे अगर आप गौर से देखेंगे तो हम इसके सिरों को हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर इसके सिरों को हमने कॉनकेव बनाया हुआ है। कॉनकेव बनाने का पर्पज़, कॉनकेव बनाने का फ़ायदा क्या होता है, ज़रा आप तवज्जो से गौर से देख लें। कॉनकेव बनाने का मेरे बेटा फ़ायदा ये होता है, कॉनकेव बनाने का मेरे बेटा फ़ायदा ये होता है, आप जानते हैं कि मैग्नेटिक डायनामो फोर्सेस नॉर्थ पोल से शुरू होती है, साउथ पोल पे जाती है। यहाँ से मेरे बेटा अगर मैं बनाऊंगा, तवज्जो देके देखिएगा, थोड़ी सी डायग्राम आपको शायद नज़र ना आ रही हो, अब शायद तो नज़र आएगी। ये आपको रेड कलर से लाइन नज़र आ रही है, शायद रेड कलर से इतनी वाज़ेह नहीं हो रही है। हम इसको जनाब जो है वो कलर इसका चेंज कर देते हैं ताकि आपको ज़रा बेहतर तौर पर नज़र आ जाए। ग्रीन से बना के देखते हैं, शायद ग्रीन से भी इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा। चलो फिर कलर चेंज करके देखते हैं, पर्पल से कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है जो शायद आपको नजर आ रही है। पर्पल कलर से मैंने इसको बनाने की कोशिश की है, पर्पल कलर से हमने इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन वी हैव स्लाइटली डिफरेंट फिनोमेना। चलो कोई से भी कलर ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। कोई से भी कलर ले लेते हैं। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ। यहाँ रखोगे तो मेरे बेटा मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से हो जाएगी, यहाँ से रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी। मुख्तलिफ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास मुख्तलिफ हो रही है कॉनकेव बनाने की वजह से। आगे चलते हैं जनाब। द सेकेंड पार्ट वी हैव अ कॉइल। हमारे पास कॉइल होना चाहिए, जो आपको ब्राउन कलर से नज़र आ रहा होगा। तो फिर थोड़ा सा डायग्राम को वाज़ा कर लेते हैं। जो आपको ब्राउन कलर से लाइन नज़र आ रही है, दीज लाइंस आर कॉइल। ये हमारे पास कॉइल होता है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। टॉप का व्यू दिखाया है, इसकी शायद आपको इतना वाज़ा क्लियर नहीं हो रहा हो। एक रेक्टेंगुलर कॉइल हमारे पास जनाब जो है वो मौजूद है।
A coil of fine enameled or insulated copper wire wound on a aluminium frame. प्लास्टिक का फ्रेम भी हो सकता है, एल्यूमिनियम का फ्रेम भी हो सकता है, जो क्वाइल के अराउंड क्या करता है, रोटेट करता है। ये आपको जो क्वाइल, ये आपका क्वाइल है। एक कोर होता है बी, एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर जो आपको नजर आ रहा है ब्लू कलर का, ये सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर होता है जो दोनों पोल के दरमियान रख दिया जाता है। इसकी मौजूदगी मैग्नेटिक, ये मीडियम का काम करता है। क्या करता है बेटा? ये मीडियम का काम करता है और इसकी मौजूदगी मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म बना देती है। क्या करती है? स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म जनाब बना देती है। एक सस्पेंशन फाइबर होता है, एक कॉइल जो हमारा होता है, उस कॉइल को हमने हैंग किया हुआ होता है, लटकाया हुआ होता है एक सस्पेंशन फाइबर से। फॉस्फोर ब्रॉन्ज का मटेरियल होता है, स्ट्रिप होती है, जो कि कॉइल को सस्पेंड करने के लिए, कॉइल को लटकाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कॉइल को सस्पेंड करने के लिए, कॉइल को लटकाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कॉपर का स्पायरल ई होता है, जो आपको ये नजर आ रहा होगा ब्लू कलर से जो बाइंड हुआ हुआ है इस तरीके से। कॉपर का स्पायरल ई हमारे पास होता है। इट इज अ लूजली बाउंडेड कॉपर स्पायरल होता है विच इज कनेक्टेड टू अनदर टर्मिनल ऑफ द कॉइल, जो कॉइल के टर्मिनल पर जुड़ा होता है और ये बेसिकली करंट को लाने और ले जाने का काम अंजाम देता है। एक निडल हमारे पास लगी होती है, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा, एक निडल हमारे पास लगी होती है और ये निडल एक इसके साथ एक सुटेबल स्केल लगा होता है जिसकी मदद से हम करंट के मैग्नीट्यूड को डिटेक्ट कर सकते हैं। नाउ देन एक और अगर आप देखेंगे व्यू से, ये बेसिकली ये डायग्राम कॉपी पे बनाना तो बड़ा मुश्किल सा मरला है। एक दूसरी डायग्राम आपको बताएंगे जो कॉपी के ऊपर बासानी बनाई जा सकती है। तो पिछली डायग्राम आप कंपेटिवली देखें तो इसको भी कॉपी पे बनाना कोई इतना मुनासिब मुमकिन नहीं है। कॉपी बनाना इसको भी मुमकिन नहीं है। हम आगे चल के एक और डायग्राम बताएंगे जो आपको कॉपी के ऊपर बासानी आप बना सकते हो। ये एक और डायग्राम आपके पास मौजूद है, अगर आप गौर से देखते हैं इसमें ये मिली एम्पियर गिवन है, इसको छोड़ दें आप। यहाँ पे अगर आप इस पोर्शन को अगर आप गौर से तवज्जो देके मेरे पिक्चर देखोगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किस्म की डायग्राम है। ये आपका नॉर्थ और साउथ पोल है, ये आपके पास ये नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा कलर से मैं बता देता हूँ आपको। एरो एक ले लेते हैं, बताते रहेंगे आपको एरो के साथ। ये देखो बेटा, ये जो आपने बनाया है ये आपका क्या है? सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर है जो आपको नजर आ रहा है। ये आपका मैग्नेट है, ये आपका एक परमानेंट मैग्नेट हमारे पास मौजूद है। तो देख के देख ले, ये परमानेंट मैग्नेट है। दरमियान में अगर आप देखोगे मेरे बेटा, ये सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म बनाने के काम आता है। उसके बाद मेरे बेटा आप क्या देखते हो कि आपके पास एक कॉइल मौजूद है। इस पोर्शन को आप देखोगे मेरे बेटा, तो ये पोर्शन आपके पास कॉइल, जो ये आपको कॉइल है, ये पूरा जो सब आ रहा है, ये सब आपके पास क्या है मेरे बेटा? ये कॉइल हमारा बना हुआ है और ये मैग्नेट के अराउंड क्या करता है? रोटेट करता है। एक आपके पास पॉइंटर गिवन है, ठीक है जनाब। इस तरीके से चीज़ें आपको जनाब जो है वो गिवन है, क्लियर किए देते हैं। ये डायग्राम समझने के हवाले से बहुत बेहतर है। पूरे सेटअप इसके अंदर गिवन है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल डायग्राम है, ऑल्दो की कॉपी पेस्ट को बनाना मुमकिन नहीं है। कुछ चीज़ें हो सकता है आपको एक्स्ट्रा लग रही हो, तवज्जो से अगर आप देख लेंगे तो शायद मामला क्लियर हो जाए। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। द फ्लैट रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ थिन एनेमल्ड इंसुलेटेड वायर ऑफ सुटेबल नंबर ऑफ टर्न्स। कॉइल हमारा बना हुआ है, इस कॉइल के अंदर जो वायर वाइंड करते हैं ये इंसुलेटेड वायर होते हैं। इस पे एनेमल कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं वार्निश की, ताकि ये इंसुलेशन पैदा हो जाती है। इसको किसी नॉन मैग्नेटिक या एल्यूमिनियम के फ्रेम पर सस्पेंड कर देते हैं बिटवीन द सिलेंड्रिकली कॉनकेव पोल ऑफ अ मैग्नेट। ये मैग्नेट हमारे पास है, पोल इसके कॉनकेव बने हुए हैं, इसके दरमियान इसको रख दिया जाता है बाय थिन फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। जो आपको ये गौर से देखेंगे मेरे बेटा, तो ये आप इस कॉइल के जरिए हमने उसको लटकाया हुआ है। ये देखो बेटा गौर से, ये पॉइंट हमारे पास है और आपको वाजे कर देते हैं। ये जो वायर आपके पास मौजूद है, ये देखना बेटा, ये आपके पास जो है ये क्या है, जिससे इसको हैंग किया हुआ है, ये फास्फोर ब्रॉन्ज का स्प्रिंग हमारे पास, स्ट्रिप हमारे पास होती है। इसके बाद हमारे पास वन एंड ऑफ द वायर ऑफ द कॉइल, जो कॉइल हमारे पास है इसका एक एंड जो होता है वो स्ट्रिप के साथ जुड़ा हुआ होता है। स्ट्रिप हमारी जिससे आ रहा है इसके साथ ही जुड़ा हुआ होता है। द अदर एंड इज फिक्स्ड टू द फ्रेम ऑफ द गैल्वानोमीटर एंड कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल टर्मिनल।
It serves as the path through which the current enters or leave the system, leave the coil. Coil हमारा है रेक्टेंगुलर coil, एक तरफ से करंट आ रहा होता है, दूसरी तरफ से करंट क्या होता है हमारा बाहर की जानिब जा रहा होता है। यहाँ से देख लीजिएगा, थोड़ी डायग्राम में और चेंजिंग कर देख लेते हैं। इस पोर्शन से करंट हमारा अंदर आता है, ये कॉइल में से घूमता है, और दूसरा जो पोर्शन होता है कॉइल का, यहाँ से करंट हमारा बाहर की जानिब, यहाँ से करंट हमारा बाहर की जानिब जा सकता है। The other end of the coil is soldered to a loosely wound coil। जो दूसरा एंड होता है, ये वाला पहला वाला एंड है, ये तो आपका पाथ है जहाँ से करंट हमारा आ रहा है। ये दूसरा वाला एंड हमारे पास मौजूद है, ये एक लूजली बाउंडेड कॉइल से मुंसलिक होता है, जो कि एक्सटर्नल टर्मिनल के साथ जोड़ सकते हैं। A soft iron coaxial with the help of poles is placed within the frame of the coil and is fixed to the body of the galvanometer। ये फिक्स होता है, कॉइल इसके अराउंड मूव कर सकता है। ये सिलेंडर हमने नजर आ रहा है, ये सिलेंडर फिक्स होता है, कॉइल इसके अराउंड रोटेट कर सकता है, कॉइल इसके अराउंड घूम सकता है। ये एक स्क्रू गिवन है, स्क्रू के जरिए इनको फिक्स कर दिया जाता है, स्क्रू के जरिए इनको फिट कर दिया जाता है। तो कॉन्केव पोल मेक्स द फील्ड रेडियल। कॉन्केव हमने पोल बनाया है, इसका फायदा ये होता है कि कॉइल जब भी रोटेट करेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल रहेगा वो हमेशा 0 डिग्री एंगल रहेगा। यहाँ मेरे बेटे अगर आप गौर से देखते हैं, तवज्जो देके अगर आप थोड़ा देखेंगे, फोकस करेंगे, ये कॉन्केव पोल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, बीच में एंगल इनके दरमियान 0 डिग्री होगा। अगर कॉइल रोटेट भी कर जाएगा, अगर कॉइल रोटेट कर जाएगा तो उसके साथ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी रोटेट कर जाएंगी, और एंगल हमेशा हमारे पास जो रहेगा वो 0 डिग्री एंगल हमारा रहेगा। The angle of the plane of the coil and the poles and the magnetic field always remains 0 degree। अब आते हैं जनाब इसकी वर्किंग के ऊपर। वर्किंग क्या होती है, जब करंट को हम पास करेंगे तो कॉइल रोटेट करेगा, तो करंट को पास किया जाएगा तो कॉइल रोटेट करेगा, कॉइल रोटेट करेगा तो टॉर्क पैदा होगा। सच अ टॉर्क इज कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इस टॉर्क को मेरे बेटा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहा जाता है, और इसकी वैल्यू NBIA cos अल्फा के बराबर होती है। इसके बराबर होती है मेरे बेटा NBIA cos अल्फा के बराबर इसकी वैल्यू होती है। अब चूंकि हमने फील्ड बनाई है रेडियल, पोल कॉन्केव रखे हैं, कॉन्केव पोल होने की वजह से जब तक कॉइल, जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगा, ऑल द टाइम द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज रिमेन 0। इसकी वजह से अल्फा हमारे पास 0 हो जाएगा। यहाँ देख लें, यहाँ बी से मुराद स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, आई से मुराद हमारे पास क्या है, यहाँ देख लो मेरे बेटा, इस फार्मूले के अंदर बी हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन भी कहते हैं। आई से मुराद करंट है, ए से मुराद एरिया ऑफ कॉइल है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, और अल्फा इज द एंगल ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल, एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने पीछे अगर आपको याद हो इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, यही वो तमाम बातें। ड्यू टू रेडियल फील्ड, क्योंकि हमने फील्ड बनाई है रेडियल, कॉन्केव है, कॉन्केव होने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रही है। जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी वैसी वैसी रोटेट करेगी, and all the time the angle between the plane of the coil and the magnetic field remains 0 degree। जो एंगल रहेगा मेरे बेटा वो हमेशा 0 डिग्री एंगल रहेगा। जब एंगल हमारे पास 0 डिग्री रहेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉस अल्फा 0 हो जाएगा। कॉस कॉस अल्फा के मतलब क्या हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, लिहाजा कॉस अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस फार्मूले में से कॉस अल्फा का फैक्टर एलिमिनेट हो जाएगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क NBIA के बराबर होगी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क NBIA के बराबर हो जाएगी। As the coil rotates, it produces a twist in the suspension strip। जब कॉइल रोटेट करता है तो जब कॉइल रोटेट करता है तो मेरे बेटा जिस स्ट्रिप के जरिए हमने उसको हैंग किया है, स्ट्रिप के अंदर ट्विस्ट पैदा होता है। ट्विस्ट कहते हैं मरोड़ को, एक रबर बैंड को लें, उसके अंदर आप थोड़ा सा उसको फोल्ड करें, मोड़ने की कोशिश करें, तो उस जो आप बल पड़ जाएंगे उसके अंदर, उसको ट्विस्ट जनाब कहा जाता है। तो ट्विस्ट इन द स्ट्रिप प्रोड्यूसेस एन इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। जब ट्विस्ट पैदा होगा और जब उसको छोड़ा जाएगा तो ट्विस्ट की वजह से कॉइल दोबारा अपनी असल जगह पर वापस आ जाएगा। जो ट्विस्ट पैदा हुआ है, जो टर्न पैदा हुआ है, जो कॉइल मुड़ा है, जब उसको छोड़ेंगे तो कॉइल को दोबारा अपनी असल जगह पर वापस ले आएगा। जब असल जगह पर वापस लाएगा
तो एक और टॉर्क पैदा हो जाएगा। सच अ टॉर्क इज कॉल्ड रीस्टोरिंग टॉर्क। Such a torque is called restoring torque, and this restoring torque is directly proportional to theta. अगर ट्विस्ट ज़्यादा पैदा होगा, डिफ्लेक्शन ज़्यादा पैदा होगी, तो आपके पास रिस्टोरिंग टॉर्क ज़्यादा होगा। देखिए रबर बैंड को ले, उसको फोल्ड करें, घुमाएं, उसको मोड़े, जब मोड़ेंगे तो अब जब छोड़ेंगे तो वो दोबारा वापस आ जाएगा। अगर कम मोड़ा जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता वापस आएगा, ज़्यादा फोल्ड कर देंगे, ज़्यादा मोड़ देंगे मेरे बेटा तो ज़्यादा तेज़ी से वापस आएगा। बताने का मकसद ये है कि अगर एंगल ज़्यादा होगा, डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, तो रिस्टोरिंग टॉर्क भी ज़्यादा हमारे पास होती है। रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल टू सी थीटा। थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनलिटी के निशान को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है और सी का नाम होता है ट्विस्ट पर कपल ऑफ वायर। थीटा हमारे पास क्या है, एंगल है। जब आपका कॉइल मूव करेगा, रोटेट करेगा तो एंगल बनाएगा, इस एंगल को थीटा कहा जाता है। सी हमारे पास कहते हैं टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। ये कांस्टेंट फैक्टर होता है जो वायर टू वायर वेरी करता है। इसका नाम टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द वायर। अब चूंकि द कॉइल रोटेट्स बैक until the elastic restoring torque is equal to the deflecting magnetic torque। जब हम करंट की सप्लाई को बंद कर देते हैं, करंट को स्टॉप कर देते हैं, तो टॉर्क बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। इसमें जो टॉर्क पैदा होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिसको रिस्टोरिंग टॉर्क कह रहे हैं, और ये उस वक्त तक जारी रहता है, ये उस वक्त तक कंटिन्यू होता है एज लॉन्ग एज द कॉइल केम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। उस वक्त तक रहेगा जब तक कॉइल अपनी असल जगह पर वापस ना आ जाए। इसका मतलब क्या होगा कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है और जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है, ये दोनों टॉर्क बराबर हो जाते हैं। अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन जहाँ से चला था दोबारा कॉइल वहीं आ गया है। जब फर्स्ट टाइम मूव किया था तो उसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहा, जब वापस आया तो रिस्टोरिंग टॉर्क बोलेंगे। क्योंकि कॉइल दोबारा इनिशियल स्पेस जगह पर वापस आ जाता है, लिहाजा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर होता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क NBI के बराबर होता है। रिस्टोरिंग टॉर्क सी थीटा के बराबर होता है। यहाँ से बेटा अगर हम आई को अलग करेंगे तो आई जो एन बी आई और ए, जो एन बी और ए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी जानिब जाकर डिवाइड हो जाएंगे। जो कौन है मेरे बेटा, जो आपके पास सी पहले से मौजूद था और उसके साथ साथ कौन मेरे बेटा, जो एन बी आई और ए हमारे पास है, क्या होंगे मेरे बेटा, जब यहाँ पर आएंगे तो डिवाइड में हमारे पास आ जाएंगे। इस इक्वेशन के अंदर, इस फार्मूले के अंदर अगर हम गौर से देखें मेरे बेटा, तो जितने भी फैक्टर गिवन है जो मैंने ब्रैकेट पे लिखे हैं, थोड़ा हाईलाइट भी कर दिया है, अगर आप देखेंगे मेरे बेटा तो ये ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर कांस्टेंट। सी एन बी एंड ए ऑल आर कांस्टेंट। Here C, B, A and N are constant for a given galvanometer। तो गैल्वानोमीटर हमने फैक्ट्री में बनाया है, इंडस्ट्री में बनाया है। तमाम गैल्वानोमीटर की मैन्युफैक्चरिंग में C, B और A और N कांस्टेंट होते हैं। लिहाजा वी कैन राइट दैट, हम लिख सकते हैं कि C ओवर N B A, ये तमाम की तमाम फिगर कांस्टेंट होती है, इसको K कह सकते हैं। और इस फार्मूले के मुताबिक अगर गौर से देखो मेरे बेटा, इस फार्मूले के मुताबिक अगर गौर से इसको देखा जाए तो I इज इक्वल टू सी ओवर एन बी की जगह पर क्या आ गया, सी ओवर एन बी ए की जगह पर क्या आ गया है मेरे बेटा, सी ओवर एन बी ए की जगह पर हमारे पास के आ गया है। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के थीटा हो जाएगा। और जब के को हटाया जाएगा, कांस्टेंट को हटाया जाएगा, तो प्रोपोर्शनलिटी का निशान आएगा। दिस इक्वेशन शोज दैट द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। द करंट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। जितना ज़्यादा करंट पास किया जाएगा, जितना ज़्यादा करंट पास किया जाएगा, इतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन पैदा होगी। जितना ज़्यादा करंट पास किया जाएगा, इतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन हमारे पास होगी। तो सवाल एग्जाम में आता है, बेसिकली वो यहाँ तक आता है। सवाल एग्जाम में आता है वो बेसिकली आपका यहाँ तक सवाल आपके पास जनाब पूछा जाता है। नाउ दिस द डायग्राम, ये वो डायग्राम है जो अगर आप चाहे तो कॉपी पे प्लॉट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। यूजुअली आमतौर पर अगर आप देखें तो वैसे डायग्राम जो पीछे आपको दो डायग्राम बनाई थी, वो दो डायग्राम बनाना आपको जरा मुश्किल था। ये मेरे बेटा आपका यू शेप का मैग्नेट है, ये आपको कॉइल नजर आ रहा है, ये आपको
कॉइल है जो आपको गोल्डन कलर नजर आ रहा है, दरमियान में सॉफ्ट आयरन का हमारे पास ये सिलेंडर है। दो चीजें आपको इसमें और नजर आ रही है, एक मेरे बेटा यहाँ पे एक वायर के साथ फास्फोर ब्रॉन्ज का वायर होता है, इसके साथ एक मिरर लगा होता है, मिरर लगी होती है या निडल लगा होता है, मिरर लगी होती है हमारे पास, निडल जनाब लगी होती है, और यहाँ पे एक स्केल नजर आ रहा है। इसके जरिए हम बेसिकली डिफ्लेक्शन को नोट डाउन करते हैं, कैसे करते हैं या कुछ नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर बताते हैं। ये वो डायग्राम है जो रिलेटिवली आप गैल्वानोमीटर के साथ ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। दो डायग्राम बनाना शायद आपके लिए इतना आसान ना हो, इसको स्केच अगर आप करेंगे तो डायग्राम आसानी बनाई जा सकती है। नाउ देन, अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ थीटा की, डिफ्लेक्शन की, कि डिफ्लेक्शन को कैसे मेजर कर सकते हैं। डिफ्लेक्शन को मेजर करने के लिए हमारे पास एक अरेंजमेंट होती है जिसका नाम होता है लेंथ स्केल अरेंजमेंट। ये वायर हमारे पास होता है फास्फोर ब्रॉन्ज वायर, जिसके जरिए हमने कॉइल को हैंग किया होता है, कॉइल को लटकाया होता है। उसके साथ हमारे पास एक मिरर लगा होता है। क्या लगा होता है बेटा? हमारे पास एक अदर मिरर हमारे पास जनाब जो वो लगा हुआ होता है। एक मिरर हमारे पास जनाब जो वो लगा हुआ होता है। अगर आप थोड़ा सा देख लें जरा सा, आगे पीछे हो गए। एक मिरर हमारे पास लगा होता है, यहाँ से मिरर नजर आ रहा है। इस मिरर की मदद से हम क्या कर सकते हैं मेरे बेटा? थीटा को मेजरमेंट कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ डिफ्लेक्शन यानी थीटा की हम बात कर रहे हैं, तवज्जो देके देखिएगा। ये बेसिकली कोर्स में शामिल नहीं है, मगर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पता होगा तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो आपको समझने में आसानी होगी। डिफ्लेक्शन इज मेजर्ड बाय लैम्प स्केल अरेंजमेंट। लैम्प स्केल अरेंजमेंट से मेजर करते हैं, जैसा कि डायग्राम में शक्ल में आपको दिखाया गया है। एक डायग्राम आपके सामने आ रही है, गौर से देखिएगा। ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है नीचे, अगर आप थोड़ा सा तवज्जो करें और देखें मेरे बेटा, ये तो गैल्वानोमीटर की स्ट्रक्चर, ये कॉइल बना हुआ है वगैरह वगैरह, मैग्नेट है। हमारा जो फोकस यहाँ पर है वो सिर्फ और सिर्फ किस पोर्शन के ऊपर है मेरे बेटा? हमारा जो फोकस है वो इस मिरर के ऊपर है, जो मिरर लगा है। एक हमारे पास स्केल लगा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास एक लैंप है। होता ये है मेरे बेटा, तवज्जो देखिए, गौर से देखिएगा कि लैंप के जरिए हम क्या करते हैं मेरे बेटा? लाइट को डालते हैं। लैंप के जरिए लाइट जाती है और ये लाइट हमारे पास टकराती है किसके साथ? लाइट जाती है और ये लाइट हमारे पास मेरे बेटा टकराती है, कोलाइड करती है किसके साथ? यहाँ पे लैंप से हमारी लाइट दिखती है, यहाँ पे देखते हैं बेटा, लैंप से लाइट करती है, ये लाइट जाके मिरर पे टकराती है और रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट होने के बाद ये स्केल पर जाके टकराती है। स्केल पे लाइट का स्पॉट हमें नजर आता है। जब करंट पास किया जाता है मेरे बेटा, तो ये मिरर लगा होता है, मिरर रोटेट करता है, मिरर मूव करता है। जब जैसे जैसे कॉइल मूव करेगा मिरर रोटेट करेगा, जब मिरर रोटेट करेगा तो जो रोशनी का स्पॉट है वो भी रोटेट करेगा। जो रोशनी का स्पॉट है वो भी आपके पास रोटेट करेगा, और दरमियान में जो एंगल हमारे पास फॉर्म होगा, इस एंगल को थीटा कहते हैं। तो कहते हैं इस एंगल को मेरे बेटा थीटा, इस एंगल को कहा जाता है। तो अगर देखिए देख लेते हैं, ये जुमले हैं। अ बीम ऑफ लाइट, a light beam reflect off the mirror and fall on the scale marked out। क्या होता है मेरे बेटा? लैंप से लाइट टकराती है, मिरर से रिफ्लेक्ट होती है, एक स्केल पे आके टकराती है जिसके निशानात बने होते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द स्केल इज केप्ट 1 मीटर। मिरर और स्केल के दरमियान फासला 1 मीटर रखा जाता है, 1 मीटर होता है। द बीम डिफ्लेक्ट्स थ्रू द एंगल व्हेन मिरर रोटेट्स। जैसे कि मिरर रोटेट करेगा, करंट पास होगा, कॉइल मूव करेगा, मिरर मूव करेगा, रोशनी का स्पॉट रोटेट करेगा, मूव करेगा, दरमियान में हमारा एंगल पैदा हो जाएगा थीटा। क्या होगा बेटा आपका पास? थीटा हमारे पास एंगल जनाब जनरेट हो जाएगा, थीटा हमारे पास एंगल पैदा हो जाएगा। देख लो बेटा कौन सा एंगल हमारे पास है? थीटा, जो एंगल की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो एंगल मेरे पास बनेगा दोनों के दरमियान इनिशियल पोजीशन में डिफरेंट होने के बाद जो एंगल बनेगा, इसको थीटा कहा जाता है। द लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू थीटा। अब चूंकि हमारे पास एक रिलेशन होता है, अगर आपको याद हो मेरे बेटा, एक फार्मूला होता है एस इक्वल टू आर थीटा, ये आपको क्लासों में पढ़ा होगा। एस इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला होता है, क्योंकि हमने मिरर और स्केल के दरमियान फासला 1 मीटर रखा होता है, ये फासला रेडियस का अमल करता है, लिहाजा एस इज इक्वल टू थीटा हो जाता है। एस कौन सा डिस्टेंस है मेरे बेटा? देख लो,
एस हमारे पास जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस यहाँ बन रहा है, इस डिस्टेंस को एस कहते हैं। इस डिस्टेंस का नाम क्या होता है मेरे बेटा? इस डिस्टेंस को चंदा एस कहा जाता है। ये डिस्टेंस हमारा एस होता है। अब चूंकि आर हमारे पास 1 है, जो एस होगा वही हमारे पास क्या होगा मेरे बेटा? डिफ्लेक्शन होगा। एस को हम स्केल पे नोट डाउन कर सकते हैं, लिहाजा डिफ्लेक्शन को भी नोट डाउन किया जा सकता है। ये सिर्फ पता आपको होना चाहिए, ज्यादा कोई इसमें तफसील में जाने की ऐसा जरूरत नहीं है। आउट ऑफ द कोर्स है, कोर्स से थोड़ा सा बाहर है समझाने के लिए। ये सब बातें आपको बता दी जाती हैं। फिजिकल क्लास में भी आपकी बात पर तफसील से डिस्कस की गई थी। अभी पढ़ाया कि सवाल ये जब कोर्स में नहीं है, तो बेसिकली हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बेसिकली हम जिसको पढ़ाने का मकसद क्या है, जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें ये हमारे पास बहुत ज़्यादा वर्क काम आएगा। And the topic is we have is the sensitivity of galvanometer। कि गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है? सेंसिटिविटी के मतलब क्या होता है मेरे बेटा? जितनी कम से कम मेजरमेंट कर सकता है, इस चीज को सेंसिटिविटी कहा जाता है। जो कम से कम मेजरमेंट कर सकता है उसको सेंसिटिविटी कहा जाता है। और जितना कम करंट मेजर करेगा, इसका मतलब इतना सेंसिटिव है, इतना बेहतर है, इतना अच्छा गैल्वानोमीटर हमारे पास है। जब डेफिनेशन के हवाले से बात करते हैं तो ये मेरे बेटा वो करंट होता है माइक्रो एम्पियर में। बहुत ही मामूली करंट होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है, जो 1 मिलीमीटर का डिफ्लेक्शन पैदा कर दे ऑन अ स्केल प्लेस्ड 1 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर। जो आप पीछे हमने आपको जो डायग्राम सेटअप समझाया था लैंप स्केल अरेंजमेंट का, स्केल पर जो कम से कम निशान होता है, जो कम से कम मार्क स्केल पे हो सकता है, 1 मिलीमीटर का होता है। कितना होता है मेरे बेटा? स्केल पर जो कम से कम निशान होता है वो 1 मिलीमीटर का होता है। वो करंट जो कम से कम निशान, कम से कम डिफ्लेक्शन 1 मिलीमीटर का पैदा कर दे, उस करंट को सेंसिटिविटी कहा जाता है। जबकि मिरर और स्केल के दरमियानी फासला 1 मीटर हो। मैथमेटिकली आई अपॉन थीटा इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो आई अपॉन थीटा को सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर कहते हैं। अब हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट, कि आई बराबर होता है सी ओवर एन बी ए के, जो हमने डेरिवेशन की थी कि आई बराबर होता है सी ओवर एन बी ए के। और यहाँ से बेटा अगर हम आई अपॉन थीटा को अलग कर लें, तो अलग कर लें आई अपॉन थीटा को। और आई अपॉन थीटा कौन है? आई अपॉन थीटा हमारे पास सेंसिटिविटी है। आई अपॉन थीटा कौन है बेटा? हमारे पास सेंसिटिविटी है। आई अपॉन थीटा को बेटा अगर अलहदा कर दिया जाए तो आई अपॉन थीटा किसके बराबर हो गया? सी ओवर एन बी ए के बराबर हो गया। यानी सेंसिटिविटी किस पर डिपेंड कर रही है? सेंसिटिविटी डिपेंड कर रही है सी ओवर एन बी ए पर। किस पर डिपेंड कर रही है? सी पे डिपेंड कर रही है, टी पे डिपेंड कर रही है, एन पे डिपेंड कर रही है, और मेरे बेटा ए पे डिपेंड कर रही है। To increase the sensitivity of galvanometer, गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए आई अपॉन थीटा शुड बी स्मॉल। जितने आई अपॉन थीटा की वैल्यू कम होगी, गैल्वानोमीटर इसी कदर सेंसिटिव होगा। जितना ज्यादा आई अपॉन थीटा की वैल्यू कम होगी, जितनी आई अपॉन थीटा की वैल्यू कम होगी, गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी इतनी ही ज्यादा होगी। और आई अपॉन थीटा कम होने के मतलब है कि सी ओवर एन बी ए कम होना चाहिए। आई अपॉन थीटा किसके बराबर है? सी ओवर एन बी ए के बराबर है। आई अपॉन थीटा कम होने के लिए सी ओवर एन बी ए की वैल्यू कम होनी चाहिए। अब ये वैल्यू कम कैसे हो? ये वैल्यू कम होने के लिए डिनोमिनेटर की वैल्यू, जो डिनोमिनेटर है नीचे वाली वैल्यू, ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। जो न्यूमरेटर है इसकी वैल्यू छोटी होनी चाहिए। अगर न्यूमरेटर छोटा हो, न्यूमरेटर कहते हैं ऊपर वाले को, न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर जो नीचे वाला होता है उसकी वैल्यू बड़ी हो, न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी हो, तो आंसर हमारे पास छोटा आएगा। अभी ऐसा कैसे कर सकते हैं? सी की वैल्यू ऊपर न्यूमरेटर है स्मॉल होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं? एक लॉन्ग वायर ऑफ स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थिन वायर को, बारीक वायर को इस्तेमाल करते हैं, तो सी की वैल्यू स्मॉल होती है। मगर जब वायर को बहुत ज्यादा थिन कर देंगे, बारीक कर देंगे, तो दैट कैन डैमेज द वायर। इसके नतीजे में वायर क्या हो सकता है बेटा? आपका डैमेज हो सकता है। बहुत ज्यादा वायर को हम नहीं कर सकते हैं, थिन थिन करेंगे कमजोर हो जाएगा वायर, टूट जाएगा वायर, वायर ही टूट जाएगा। तो कहाँ का गैल्वानोमीटर, कौन सा गैल्वानोमीटर? लिहाजा वायर को खास लिमिट से ज्यादा थिन करना मुमकिन नहीं होता। एरिया ऑफ कॉइल शुड बी लार्ज, एरिया ऑफ कॉइल बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, एरिया बड़ा होना चाहिए। एरिया बड़ा करेंगे तो गैल्वानोमीटर का साइज बड़ा हो जाएगा।
क्योंकि हमने कॉइल को रखना है, एरिया को रखना है मैग्नेट के दरमियान में। अगर कॉइल बड़ा करेंगे तो वी नीड अ बिगर मैग्नेट, हम मैग्नेट बड़ा चाहिए होगा। जब मैग्नेट बड़ा चाहिए होगा तो साइज ऑफ गैल्वानोमीटर विल इंक्रीज, विच विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर की कॉस्ट को बढ़ा देगा, साथ में गैल्वानोमीटर की हैंडलिंग को मुश्किल बना देगा, जिसकी वजह से ए की वैल्यू को भी ज़्यादा बड़ा रखा नहीं जा सकता है। विद इन सर्टेन लिमिट हम रख सकते हैं, उससे आगे बड़ा उसको नहीं कर सकते। नंबर ऑफ टर्न शुड बी लार्ज, नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा कर दे। अगर आपको याद हो, जैसे कि देखा कि कॉइल को तो हमने वायर से हैंग किया हुआ है और वायर को हमने ऊपर के मामले में फिक्सिंग कर दिया है। अगर हम इसमें नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे तो इसका वेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा तो अगेन दैट कैन कॉज डैमेज इन द वायर। जो वायर हमने हैंग किया है जिसके जरिए कॉइल को, वो वायर हमारा ब्रेक कर जाएगा। बट दिस इंक्रीज द वेट ऑफ द कॉइल, कॉइल के वेट को बढ़ा देगा। और जनाब द लास्ट थिंग इज द बी शुड बी लार्ज, बी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। दिस इज अचीव्ड बाय यूजिंग पावरफुल मैग्नेट। इसके दो तरीके होते हैं, एक तो मैग्नेट पावरफुल हो और दूसरा हम दरमियान में एक इंसुलेटिंग मटेरियल, एक क्या करते हैं मेरे बेटा, एक ऐसे मीडियम को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा दे। एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर होता है जो मैग्नेट के पोल्स के दरमियान रख देता है। इसकी मौजूदगी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है। लिहाजा अच्छे गैल्वानोमीटर, सेंसिटिव गैल्वानोमीटर बनाने का जो वाहिद तरीका हमारे पास बचता है, जिसके जरिए हम बना सकते हैं गैल्वानोमीटर को, तमाम की देखो तमाम की ना रेंज है, खास चेंज नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ हम बआसानी बढ़ा सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, वो कौन होता है? या तो पावरफुल मैग्नेट का इस्तेमाल करें या सॉफ्ट आयरन के सेंटर का इस्तेमाल करें। इसके जरिए गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी को बढ़ाया जा सकता है। ये आपके इल्म में होना चाहिए। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर का अलग से सवाल भी पूछ सकते हैं कि किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, क्या लिमिटेशन होती है, ये आपके इल्म में, आपके मालूमात में होनी चाहिए। ये आपकी मालूमात में इल्म में होनी चाहिए। जल्दी जल्दी हम गो थ्रू कर ले तो क्या देख रहे हैं मेरे बेटा, गैल्वानोमीटर की स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल वर्किंग। मेन कॉन्सेप्ट ये है मेरे बेटा कि कॉइल रोटेट करेगा, टॉर्क पैदा होगा कॉइल के अंदर। ये अगर आपको पता है तो फिर आगे मामला इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मामला हमारा आसान हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स होंगे वो कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर एंड एमीटर होंगे। द नेक्स्ट टॉपिक वी विल गोइंग टू बी डिस्कस, नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी। ये वीडियो काफी लॉन्ग हो गई है, बड़ी हो गई है और आप देखते देखते बोर भी हो गए होंगे, थक भी गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर एंड एम मीटर को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक दो दिन में वीडियो अपलोड कर देंगे और इसको भी देख लीजिएगा। ये भी आपका, ये जो हमने पीछे टॉपिक पढ़ा है ये लॉन्ग के क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है, और जो एम मीटर और वॉल्ट मीटर पढ़ेंगे ये शॉर्ट के क्वेश्चन के हवाले से है। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों के इर्द लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआओं को याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर फर्दर आपसे मुलाकात रहती है और मजीद आपको बताएंगे। कमेंट्स के अंदर कुछ सवाल करना चाहें तो आप सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दुआ। थैंक यू वेरी मच।